नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार फिर आप लोगों के साथ अपने अध्याय 3 कक्षा 10 कौन सा था बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भाग 2 को लेकर आप लोगों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए फिर से हाजिर हूं। बच्चों, उम्मीद है, आशा है आप लोग अपने घर पे कुशल से होंगे और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे होंगे घर में रहने के लिए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने ग्राफीय विधि पर, इस चैप्टर के ग्राफीय विधि पर थोड़ी चर्चा की थी, जिसको हमने समझने का प्रयास किया था, ये जानने का प्रयास किया था कि ग्राफ कैसे बनते हैं, उसके कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि हमारे पास 3 तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाओं की, दूसरी स्थिति कौन सी थी बच्चों? दूसरी स्थिति थी संपाती रेखाओं की और तीसरी हमारी जो स्थिति थी वो थी समांतर रेखाओं की। ग्राफ विधि में बच्चों थोड़ा समय ज्यादा लगता है यदि हल करने को मिलता है प्रश्न, इसलिए हमें इसके और विधियों पर भी चर्चा करनी होगी। तो आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो होगी बीजगणितीय विधि। बच्चों, हमने आपको बताया था कि बीजगणितीय विधियां 3 तरह की होती हैं। आज इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, प्रश्नों को हल करके देखेंगे प्रत्येक विधि पर, ताकि हम इसको अच्छे से अभ्यास करके तैयारी कर सकें। तो बच्चों, पहली इसमें स्थिति है जो विधि हमारे सामने मिलेगी वो आती है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा हमारे सामने है बच्चों विलोपन विधि और तीसरा है वज्रगुणन विधि। सामान्य रूप से बच्चों जिस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और जो सबसे आसानी से प्रयोग की जाती है वो होती है विलोपन विधि। बच्चों, इस विधि के प्रयोग से ही हमें अधिकतम सवालों को हल करना होता है। बाकी विधियां आसान हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें समय कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम मुख्य रूप से विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न आपको ये लिख के आता है कि प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से प्रश्न को हल कीजिए, इसलिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमें इन विधियों का प्रयोग कैसे करना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज को हम। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रश्न है। मैं आपको इसमें बताऊं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। देखिए, एक समीकरण जैसे मैं ले लेता हूं, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं y + 2x = 3 है, तो हम करेंगे क्या? और एक समीकरण मैंने लिख दिया 2x - 3y + 1 = 0। ये समीकरण 1 कर दूं, ये समीकरण 2 कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से चाहे आप पहला समीकरण लें चाहे दूसरा समीकरण लें, ये आपके लिए स्वतंत्रता है। तो हम यहां से y का मान अगर निकालें तो बच्चों क्या मिलेगा? 3 - 2x मिलेगा। इसको आप समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापना मतलब हमने यहां से एक मान निकाला और उसको दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया। क्या बचेगा बच्चों आपके पास? 2x - 3 और ब्रैकेट में 3 - 2x + 1 = 0। अब यह समीकरण 2 चर से एक चर में परिवर्तित हो गया। हमने इसको x और y की बजाय 1 में कर लिया। अब हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा और हमको मिलेगा +6x + 1 = 0। तो यहां पर ये बराबर 0 है, आपको क्या मिलेगा? 2 और 6 8x हो जाएगा बच्चों, ये -8 होगा और x का मान 1 आ जाएगा। तो बात आई कि x का मान ज्ञात है तो y कितना होगा? बच्चों, इस x के मान को इस y पे रख दीजिएगा, आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। और कितना आएगा? यह भी 3 - 2 मतलब 1 ज्ञात हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। उसी विधि से मैंने आपको बताया, एक प्रश्न हल किया आपके लिए। अब हम विस्थापन विधि का एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, पहली समीकरण हमारा जो आपको यहां लिखा है वो है 3x बटे 2 - 5y बटे 2 = -2। देखो बच्चों, इसमें आप इसको पहले सरल करके सरल रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा और इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप दूसरे समीकरण पर आइए। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? x/3 + y/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे आप तो यहां क्या मिलेगा बच्चों? 2x + 3y
अपॉन 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये 6 और ये 6 कटेगा और आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब बच्चों हमें क्या करना है, विस्थापन करना है, ठीक है ना। तो विस्थापन मतलब हम एक की जगह दूसरे के मान को रखने का प्रयास करेंगे। तो चाहे आप समीकरण 1 से रख लें, चाहे आप समीकरण 2 से रख लें। तो समीकरण 2 से हम मान को ज्ञात करते हैं। किसको? चाहे तो x का मान y के पदों में और चाहे तो y का मान x के पदों में निकाल लें। तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे तो हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर कितना हुआ बच्चों? 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब बच्चों ये जो मान आपने निकाला इसको समीकरण 3 मान के छोड़ दीजिए और यहां क्या लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यह ध्यान रखें बच्चों, अगर आपने समीकरण 1 से मान निकाला है x या y का दूसरे के पद में तो 2 में रखेंगे और अगर 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो रखने पर क्या आपको मिलेगा? देखिए 3 मिला, यहां हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y बराबर माइनस 4। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा? इसको आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 39 माइनस 9y और बच्चों इसके अपॉन में 1 है तो ये 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 10y होगा और इसके अपॉन में बच्चों कितना आना है? 2 आना है। ठीक है बच्चों, 2 आना है। देखिए इसके अपॉन में हम कितना लाए? 2 लाए। जब हम 2 लाए और इक्वल टू -4 है तो ये कितना हो जाएगा? 39 माइनस, अब ये माइनस का 9y और माइनस का 10y कितना हो गया बच्चों? ये हो गया माइनस का 19y और ये अपॉन का 2 कहां पहुंच गया बच्चों? ये पहुंच गया इधर, तो 4 से गुणा हुआ 8 हो गया। अब संख्याओं को एक और कर लेंगे और हम y को एक और कर लेंगे तो 39 तो यहीं रहा, इधर से हम इस 8 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 19 वाला y का जो पद है वो इधर आ जाएगा, वो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऊपर भी लिख दूं, आपको साफ दिखाई पड़े, 39 प्लस 8 बराबर 19y, 19y। अब 39 और 8 को जोड़ेंगे आप तो कितना होगा? 47 होगा और अपॉन में 19 आएगा तो y का मान आ गया। कई बार बच्चों ऐसा होता है, हम ज्यादातर जितने प्रश्न हल करते हैं उसमें x और y के मान पूर्णांकों के रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां बटे के रूप में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम परेशान नहीं हो, हमारा जो मान निकलेगा हम उसके अंत में जांच जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो y का मान हम क्या रखेंगे? आप चाहें तो 1 में रखें, चाहें तो 2 में रखें, लेकिन हमने अपना 3 नंबर डाला हुआ है समीकरण, हम यहां रख देंगे बच्चों। तो देखिए समीकरण, इस मान को कहां रखना है? इस मान को 3 में रखना है और मैं इसको अलग आपके लिए हल कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर देखिए 13 माइनस 3 गुणे 47 बटे 19 और उसके बटे में कितना लिखा है बच्चों? 2 लिखा है। अब आप जब यहां पे एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 19 को 13 से गुणा करेंगे, 19 गुणे 3 करेंगे तो 57 आता है और 5 और 19 और 5 24 हो जाएगा और इधर 3 और 47 का गुणा करेंगे तो बच्चों ये 141 हो गया। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को भी बच्चों आसान करते चलिए, बहुत आसानी से। देखिए 3 और 47 हमको तो गुणा करके देखना पड़ेगा, आप चाहें तो यहां यह भी कह सकते हैं कि इसके निकटतम संख्या 50 है, 50 इंटू 3 करिए कितना होता है? 150 होता है और ये कितना कम है 3 50 से? तो 3 कम है, 3 इंटू 3 9 हुआ, 150 में 9 कम 141 प्राप्त हो गया। आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो गई। ठीक है, अब आप 247 में 141 को घटाएंगे तो देखिए बच्चों 247 141 में 100 जोड़ो कितना हुआ? 241 और 6 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा? 106 और बटे में 2 गुणे 19। ठीक है बच्चों, अब इस 2 से हम इसको काट देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? 53/19, 53 बटे 19। तो अंत में आप क्या लिखेंगे? अतः आप लिख दें, अतः उत्तर क्या आएगा बच्चों? x बराबर 53/19 और y बराबर 47/19। यहां पे प्राप्त होने वाला उत्तर बच्चों थोड़ा सा अलग प्रकार का है।
लेकिन अब आपको अगर ये लगे कि हमने गलत किया है, परीक्षा में कई बार हमें ये आभास होगा कि हमारा उत्तर गलत हो गया, तो आप इन दोनों मानों को इन समीकरणों में रख के जांच सकते हैं। हालांकि प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस तरह के कम आते हैं, परंतु संभावनाएं प्रत्येक प्रकार की होती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी अगली विधि को देखते हैं। देखिए बच्चों, विलोपन विधि क्या कहती है? विलोपन विधि क्या कहती है, मैं इसको पहले आपको समझाता हूं। अगर हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिया और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिया, ठीक है बच्चों, तो आप ये निर्धारित करें कि हम किसको विलोपित करना चाहते हैं। अगर x को हटाना चाहते हैं कि y को हटाना चाहते हैं, जिसको भी आप कैंसिल करना चाहते हैं, विलोपित इलिमिनेट करना चाहते हैं, उसके गुणांक से, उस चर राशि के गुणांक से पहले समीकरण के गुणांक से दूसरे को और दूसरे समीकरण के गुणांक से पहले को गुणा करना है। अब मैं आपको प्रश्न में हल करके दिखाऊंगा। जैसे पहले तो हम प्रश्न को लिखेंगे, x प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, और एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है बच्चों x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, और इसके अपॉन में 1 है, तो ये आपको मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहां से बच्चों हम ये निर्धारित करेंगे कि हमें किस चर राशि को इलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। जैसे हमने ये कहा कि हम y को क्या करना चाहते हैं, विलोपित करना चाहते हैं। तो बच्चों समीकरण 1 में आप देखें y का गुणांक कितना है, 4, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 1। कितना है, 1। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे। ये वाले से इधर गुणा करेंगे, इस वाले से इधर गुणा करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 को हम 1 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, हम समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे, और हमें जोड़ना या घटाना है वो अभी हम देखेंगे। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए बच्चों, कितना मिलेगा, 1 से करेंगे तो ये मिलेगा, आप देखिए पहला वाला तो 1 से करना, दूसरा वाला 4 से, तो क्या मिलेगा, पहला समीकरण उसी प्रकार से बना रहेगा, और दूसरे को जब आप गुणा करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर 36। अब देखिए y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह को ध्यान दें, यदि चिन्ह आपके विपरीत हैं तो जोड़ दीजिए, और अगर समान हैं तो घटा दीजिए। घटाते समय नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलना आप जानते हैं, लेकिन यहां ये असमान है तो सीधे जोड़ दिया, ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 15x, और इधर मिलेगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो ये घटेंगे और आपको मिलेगा 30। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30/15 मतलब 2। अब आप y का मान, x का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम कह देते हैं x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे y बराबर -6। तो ये 6 हो गया बच्चों, ये 4y ऐसे ही रहा, और ये -6। अब ये वाला जब 6 इधर आएगा तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या मिलेगा, 4y बराबर -12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में हो गए। तो y का मान कितना हुआ, -12/4 बराबर -3। अतः इस समीकरण का हल हमने क्या निकाला, x बराबर कितना निकाला था आपने, 2, और y बराबर कितना निकाला था, -3। तो ये हमारा हल होगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके उपरांत बच्चों हमें ये दूसरी विधि थी, इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोग प्रश्नों में करेंगे, लेकिन इसके बाद वाली जो विधि है बच्चों वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है, हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले विधि को रखने का और समझने का प्रयास, उसके पश्चात हम उस पर प्रश्न आपके साथ हल करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जब समीकरण ऐसे दिया जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0,
बच्चों यहां एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, यदि बोर्ड परीक्षा में आप वज्र गुणन विधि से प्रश्न को हल करने जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि जो ये अचर पद होता है वो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ दिया जाता है। यदि ऐसा है तो आप उसको एक तरफ कर लें। कहने का अर्थ यह है कि जो भी समीकरण किसी भी रूप में दिया गया हो उसको इस मानक रूप में जरूर परिवर्तित कर लें। सबसे पहला काम आपको यही करना है। उदाहरण जैसे हमने आपसे कहा कि 2x - 3y = 6 है, तो ये इस रूप से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस अचर पद को इधर ले आएंगे और उसको बराबर 0 बना लेंगे, अर्थात दोनों समीकरण बराबर 0 के रूप में लिख लिए जाते हैं। जब आप ऐसा लिख लेते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर x, y और 1 लिखा जाता है और यहां से हमारा प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं, y के गुणांक लिखते हैं। x के थोड़ा सा पीछे हम y के गुणांक लिखते हैं, b1 और b2, पहले समीकरण का फिर दूसरे समीकरण का, और फिर x से थोड़ा आगे मतलब x और y के बीच में हम लोग अचर पद लिख देते हैं, c1 और c2। फिर y से थोड़ा आगे मतलब y और 1 के बीच में हम x के गुणांक को लिख देते हैं, a1 a2, सभी गुणांक आ गए। इसके बाद हमारे पास इस पहले वाले को थोड़ा आगे ले जाकर रिपीट कर देना होता है, b1 b2 y के गुणांक को रिपीट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे इसके पश्चात आप इसको यहां गुणा करेंगे और इसको यहां गुणा करेंगे, इनको यहां गुणा करेंगे, इनको यहां। इसी को कहा गया वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे गुणा हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, इसमें ध्यान रखें, जब हम इस वाले एरो की बात करेंगे तो प्लस और इस एरो से जब हम करेंगे तो माइनस, अर्थात जब हमने लिखा इसको आप तीन हिस्सों में ऐसे बराबर बांट लें, x बराबर, y बराबर और a1 बराबर। जब आप लिखेंगे तो यहां क्या आएगा, b1 c2, सबसे पहले क्या आएगा b1 c2 और फिर आएगा माइनस b2 c1। जब आप इधर से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन बच्चों होगा ये माइनस में होगा, उसके पहले माइनस, और यदि इनका गुणनफल माइनस में है तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। दूसरा यहां आप लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 और फिर आप आखिरी में लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये तीन हिस्से हैं, हम इसको दो भागों में हल करके देख सकते हैं। कैसे, एक बार इन दोनों को बराबर कर लीजिए, इन दोनों को, x को इसके बराबर रख लीजिए, देखिए मैंने यहां लिख के दिखाया आपको। ठीक है बच्चों, और एक बार इस y को इसके बराबर रख लीजिए, इस y को इसके बराबर रख लीजिए, हमने वो आगे दिखा दिया हुआ। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे तो x का मान आ जाएगा और y का मान भी हमारे पास ज्ञात हो जाएगा, दोनों को हल करते हुए। अब जब हम इसे बच्चों ऐसे a1 b1 में सीखते हैं तो हमें थोड़ी सी समस्या लगती है, हमें समझ लगता है ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं है बच्चों, इसके लिए हम जब प्रश्न हल करते हैं तो आसान हो जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे हल करेंगे, मैं इसको फिर समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप समीकरणों को नोट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको जो समीकरण दिया इसमें बराबर के बाद क्या लिखा है, 5, और मैंने आपसे क्या कहा था, बराबर के बाद क्या होना चाहिए, 0। तो क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे और ये बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा समीकरण लिखिए, 3x + 2y = 8 लिखा। अब आप इस 8 को भी इधर ले आइए, 3x + 2y - 8 = 0। अब ये कौन सा समीकरण हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों के x के y के गुणांक लिखने हैं और अचर पदों को लिखना है। निरूपित किससे करते हैं, a1 से, b1 से, c1 से, फिर a2 से, b2 से और c2 से। तो हम लोग एक एक करके पहले इसको नोट कर लें कि ये क्या है। देखिए a1 की जगह पर आप लिखें, इस वाले समीकरण से आपको मिलेगा, ठीक है, a1 x का गुणांक तो 2 हो गया, b1 y का गुणांक 1 हो गया और c1 अचर पद है तो -5 चिन्ह सहित लिखना होता है बच्चों। अब इस दूसरे समीकरण पर आइए, इसमें देखिए ये तो इस वाले का हो गया। अब इसमें देखिए x का गुणांक a2 होगा तो a2 कितना है, 3, फिर b2 होगा वो कितना है, y का गुणांक 2, और फिर c2 वो कितना है, -8। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने किस बारे में चर्चा की, हमने आपसे कहा x लिखिए, y लिखिए और 1 लिखिए। x लिखिए,
y लिखिए और 1 लिखिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इस जगह पर क्या लिखना होता है, x से थोड़ा पहले y के गुणांक लिखने हैं। y के गुणांक का मतलब क्या लिखते हैं, b1 और b2। तो b1 की जगह बच्चों कितना आ रहा है, 1 आया, और b2 की जगह कितना आ रहा है, 2 आया। हमने लिख दिया b1 b2। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, c1 c2। तो c1 की जगह कितना है, -5, और c2 की जगह कितना है, -8। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, a1 a2। a1 की जगह कितना है, 2, और a2 की जगह कितना है, 3। और आखिर में मैंने आपसे क्या बताया था, इस वाले को पुनः एक बार रिपीट करते हैं। तो ये कितना हुआ, 1 और 2। सही है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन -8, इसको इधर गुणा करेंगे। अब 1 का -8 से गुणा आप करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, -8। अब मैंने आपसे कहा इनको इससे गुणा करना है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जब आप गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो एक माइनस लगाएंगे और फिर इसका गुणा करेंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 2 का 5 से जब गुणा होगा तो 10 होगा, और एक चिन्ह माइनस का, तो -10 होगा। तो आप ऐसे करेंगे, ये नहीं कि इसका माइनस में है तो वो वाला माइनस। ये माइनस सूत्र की वजह से हमने क्या बताया था, इस एरो पर प्लस और इस एरो पर माइनस। तो हमें माइनस लगाना है पहले, फिर एक बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यही प्रक्रिया y के बटे में हमको दोहरानी है। तो देखिए 5 से 3 को किया, लेकिन -5 और 3 है तो माइनस का 15 हो गया। और फिर हम नीचे से ऊपर गुणा करेंगे 8 को 2 से, तो पहले माइनस, फिर 8 का 2 से गुणा, लेकिन 8 किस में है, माइनस में, तो माइनस का 16 आ गया। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 के अपॉन में लिखना है। 2 का 2 से गुणा हुआ, कितना हो गया, 4। और फिर हम 3 का 1 से गुणा करेंगे, लेकिन पहले क्या लगाएंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, 3। अब आपको क्या मिला, देखिए x अपॉन -8 प्लस 10, y अपॉन -15 प्लस 16, और फिर 1 अपॉन 1। ये कितना हो गया, x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1। अब मैंने क्या बताया था कि इसको दो हिस्सों में आप डिस्कस करेंगे। एक बार आप x वाले हिस्से को इसको इसके बराबर रखेंगे और दूसरी बार इनको इसके बराबर रखेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन 2 को 1/1 के बराबर रखेंगे, और फिर आप y अपॉन 1 को भी 1/1 के बराबर रखेंगे। यहां से x का मान कितना आएगा, 2, और यहां से y का मान कितना आएगा, 1। और ये जो मान हमें प्राप्त होंगे बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा। लेकिन हर बार हम प्रश्नों को हल करते हुए आ रहे हैं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बच्चों, कि जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं, हमारी इस मेहनत के बाद हमारा उत्तर सही निकला या नहीं निकला, ये हम कैसे ज्ञात करें। तो इन दोनों मानों को समीकरणों में रख के आप जांच लें कि क्या ये मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ये मैंने बताया था कि जहां पर ये दोनों समीकरण संतुष्ट होंगे वही बिंदु रेखाओं पर स्थित होते हैं। तो क्या ये दोनों बिंदु इस पर स्थित हैं, कि दोनों मान इस पर स्थित हैं। तो आप x की जगह यहां रख के देखिए इस वाले में, तो जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, और y का मान 1 है, y की जगह 1, बीच में प्लस। ये हमने कौन से पक्ष की बात की, बाएं पक्ष की। तो 4 + 1 कितना हुआ, 5, और देखिए दायां पक्ष हमारा RHS के बराबर। इसका मतलब है कि यह मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार आप इस मान को भी, इस समीकरण को भी जांच सकते हैं कि क्या ये मान दूसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार वज्र गुणन विधि का प्रश्न बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसे हमें हल करने में देखना होता है, सावधानी बरतनी होती है कि हम कैसे करें। क्योंकि जब हम इसको हल करते समय ये ध्यान रखते हैं, तो ये 1 वाला जो पार्ट है, इसके साथ ये देखिए जो मैंने 5 और 8 को आपकी तरफ बदल दिया था, ये 5 और 8 एक तरफ लाना है, इक्वल टू 0 के बराबर रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में जब प्रश्न दिया जाता है तो एक समीकरण में ये अचर पद तो बराबर के दूसरी तरफ होगा, लेकिन दूसरे समीकरण में बराबर के बाईं तरफ कर दिया जाता है, और आप उसमें जल्दबाजी में ये गलती करते हैं। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में ही आपसे गलतियां होंगी।
ठीक है, दुर्घटना से देर भली होती है। अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, इसलिए अपनी स्पीड को शुरू से अभ्यास करके इस चीज़ों को सही करें, ताकि बोर्ड परीक्षा के समय पर आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। उस समय आपको सब कुछ अपने पहले जैसा ही लगे कि हम सामान्य रूप से जैसे पढ़ते हैं वैसे ही मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, और हम अपने आप को बहुत ही कन्वीनियंट और कंफर्टेबल फील करेंगे। बच्चों, एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसे हमने बच्चों यहाँ एक बात डिस्कस की थी और आपसे कहा कि x का मान कितना होगा, तो देखिए हमने यहाँ निकाला था x का मान b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये ध्यान रखिए कि ये वाला मान जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो नहीं होना चाहिए। मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा आपको, और यदि ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि a1 b2 माइनस b2 a1 जीरो ना हो, तभी तो हल होगा, क्योंकि अपॉन में जीरो आने का मतलब अपरिभाषित। तो इसका मतलब कि a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b2 a1। जरा a1 वाले पद एक तरफ कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? a2 b1 a2 b1 a2 b1। तो क्या मिलेगा आपको? देखिए इधर ले आइए, तो यहां आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान दीजिए कौन सा समीकरण था ये, कौन सी प्रतिबंध की बात हमने कर दी? अद्वितीय हल की हमने बात कर दी। तो अद्वितीय हल के लिए क्या आवश्यक हमने बताया था आपको यहां पर कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी अद्वितीय हल होंगे। तो वो यहां से हम इसको सिद्ध भी करके समझ सकते हैं। और हमने प्रश्न अपना हल करके देखा बच्चों, वज्रगुणन विधि। तो हमने आज 3 विधियों का यहां पे सीखने का प्रयास किया। अब हम लोग जो अगले भाग में बच्चों आपसे मिलेंगे, अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसके संबंध में हम लोग और भी कुछ अलग तरह के प्रश्नों को और इनका एक रिवीजन के तौर पर करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, और हम जानेंगे कि और कितने तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए हम फिर आपसे अनुरोध करेंगे, आप लोग अपने घरों में रहेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और आप लोग सेटिस्फाई करेंगे अपने आसपास के सभी लोगों को कि ये महत्वपूर्ण है, ये समय मुश्किल का है, और हमको घरों में रहना है, दूसरों को भी जागरूक करना है। और मैंने आप लोगों से एक बात कही थी पिछली बार भी, और आज फिर कह रहा हूं कि अपने अपने मोबाइल फोन्स में, जिनके पास भी एंड्रॉयड फोन्स हैं, वो सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप जरूर 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 डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है हमको कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि यही हमको बचाएगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो आप लोग अपनी मेहनत और अपना जज्बा बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं, और आपके लिए ऐसे ही आगे और लेक्चर लेकर आते रहेंगे, और आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहेगी। और हम आशा करते हैं कि इस बीमारी के बाद जब हम लोग फिर से अपनी परीक्षाओं में कूदेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि परेशानियों से ही आगे निकलने का जज्बा हमें चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस देता है, और उसके बाद ही हमें विजय प्राप्त होती है। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।